आज हम यूनिट 5 को ही कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन। सबसे पहले हम जानेंगे औपचारिक संगठन क्या होता है। बच्चों, औपचारिक संगठन वह संगठन होता है जो पूर्व से ही निर्धारित करके बनाया जाता है, जिसमें पहले से ही नियमों और कार्यविधियों को निर्धारित कर दिया जाता है तथा सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों को उनके दायित्व और अधिकार सौंप दिए जाते हैं। उसे कहा जाता है औपचारिक संगठन। हम जानेंगे औपचारिक संगठन की विशेषताएं। सबसे पहला है औपचारिक संगठन में जो संबंध होते हैं कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में, उन्हें पहले ही स्पष्ट व्याख्या कर दी जाती है। औपचारिक संगठन में नियम एवं कार्यविधियों पर ही आधारित होता है। जो संगठन का प्रारूप होता है वह औपचारिक संगठन जानबूझकर एवं विचार करके ही बनाया जाता है। इसे बिना जाने और बिना विचारे नहीं बना सकते हैं। औपचारिक संगठन में व्यक्तिगत भावनाओं का महत्व नहीं होता। इसमें जो जिसको दे दिया जाता है उसे वह पूर्ण करना होता है। बच्चों, औपचारिक संगठन संरचना उच्च स्तर द्वारा निर्धारित की जाती है। औपचारिक संगठन का जो कार्य विभाजन है वह कार्य के विभाजन का जो सिद्धांत होता है उसके आधार पर ही होता है। यह था औपचारिक संगठन। अब हम जानेंगे अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन बच्चों औपचारिक संगठन का जस्ट विपरीत होता है, बिल्कुल अलग रूप, बदला हुआ रूप। जैसे औपचारिक संगठन में सब कुछ पहले से स्थिर और पूर्व से ही निर्धारित रहता है, वैसे ही अनौपचारिक संगठन में ऐसा कुछ नहीं होता। यह भावनाओं और मित्रता के आधार पर संबंध स्थापित करके अपने आप ही संगठन बन जाता है। इस संगठन के अंतर्गत कोई कार्यविधि, कोई नियम नहीं होता। यह नियम अपने आप बनते जाते हैं जैसे जैसे कार्य पूर्ण होता है। इसमें कोई अधिकार या कोई दायित्व नहीं सौंपा जाता है। हम अनौपचारिक संगठन की विशेषताओं को जानेंगे। अनौपचारिक संगठन में नियमों एवं कार्यविधियों को स्थापित नहीं किया जाता है। अनौपचारिक संगठन में जानबूझकर कोई विधि नहीं बनाई जाती या जानबूझकर संगठन का निर्माण नहीं किया जाता है, यह अपने आप बन जाता है। अनौपचारिक संगठन में जो संबंध होते हैं अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में, वह मित्रता एवं सामान्य रुचि के आधार पर ही आधारित होते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में अंतर। सबसे पहला आशय, औपचारिक संगठन वह होता है जिसमें नियम तथा कार्यविधियां होती हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन बच्चों वह होता है जिसमें कोई नियम और कोई कार्यविधि नहीं होती, बल्कि मानवीय तथा भावात्मक विचार होते हैं। स्थापना, औपचारिक संगठन की स्थापना उच्च स्तर द्वारा की जाती है। अनौपचारिक संगठन की स्थापना स्वतः ही हो जाती है। अधिकार एवं दायित्व, औपचारिक संगठन में पूर्व ही निर्धारित कर दिए जाते हैं अधिकार और दायित्व, जबकि अनौपचारिक संगठन में स्वाभाविक रूप से ही अधिकार और उत्तरदायित्व विकसित हो जाते हैं। स्थिरता, औपचारिक संगठन स्थिर होता है जबकि अनौपचारिक संगठन लचीला होता है। उद्देश्य, औपचारिक संगठन का उद्देश्य लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का उद्देश्य कर्मचारियों के बीच संतुष्टि प्रदान करना होता है। तो ये था बच्चों अंतर औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में। अब हम बात करेंगे बच्चों संगठन के सिद्धांत के बारे में कि संगठन के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, एक अच्छे संगठन किस प्रकार निर्मित किया जा सकता है। सबसे पहला सिद्धांत है क्रियाओं का सामूहिकरण। जी हाँ बच्चों, एक सफल व्यावसायिक संगठन का प्रथम सिद्धांत उद्योग या व्यापार से संबंधित कार्यों को विभिन्न भागों और छोटे छोटे भागों में बांट देना, ताकि कार्य भली भांति और आसान तरीके से पूर्ण किया जा सके। दूसरा सिद्धांत है योग्यता अनुसार कार्य वितरण। जी हाँ बच्चों, इस सिद्धांत के अनुसार उपक्रम के सभी व्यक्तियों को, कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार ही कार्यों का वितरण किया जाए, ताकि हर अनुभवी व्यक्ति कार्य को अच्छी तरीके से पूर्ण कर सके। तीसरा सिद्धांत है अधिकार प्रदान करना। कर्तव्यों को सही ढंग से पूरा करने के लिए संगठन में व्यक्तियों को आवश्यक अधिकार भी प्रदान करने चाहिए। कार्य का वितरण होने के साथ साथ अधिकार का वितरण करना भी आवश्यक है। जब व्यक्तियों को बच्चों अधिकार मिल जाता है तो वह कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए अपनी पूर्ण प्रयत्न करते हैं। चौथा सिद्धांत है नियंत्रण का सीमित क्षेत्र। जी हाँ बच्चों, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र होना चाहिए वह सीमित होना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की संगठन क्षमता सीमित होती है। जैसे एक सुपरवाइजर को एक विभाग में के बजाय 4 विभाग सौंप दिए जाएंगे तो वह ठीक से सुपरवाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए जितना उसका कार्य क्षेत्र है
उतना ही उसको नियंत्रण का सीमित क्षेत्र ही दिया जाना चाहिए। अब पांचवा सिद्धांत है उत्तरदायित्व का निर्धारण। प्रत्येक कर्मचारी को अपने उत्तरदायित्व का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। उसे यह मालूम होना चाहिए कि वह किस कार्य के लिए जवाबदेह है और वह कार्य न होने पर उसका क्या दायित्व होगा। सामान्यतः उच्च अधिकारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो ये थे बच्चों संगठन के सिद्धांत। अब हम बात करेंगे बच्चों अधिकार अंतरण या भार अर्पण। पहले हम जानेंगे अधिकार अंतरण क्या होता है। जैसे कि हम नाम से ही जान रहे हैं, व्यवसाय में प्रबंध द्वारा विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं को संपन्न करना पड़ता है। इसलिए वह अपने विभिन्न कार्यों को छोटे छोटे कार्यों में बांटकर किसी और अन्य कर्मचारी को सौंपता है, जिसे कहा जाता है अधिकार अंतरण, यानी कि अपने अधिकार किसी अधीनस्थ कर्मचारी को सौंपना ताकि कार्य सरलता से पूर्ण किया जा सके। इस प्रकार अपने अधिकार अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक अधिकार एवं दायित्व सौंपने को ही अधिकार अंतरण अथवा भार अर्पण कहा जाता है। हम जानेंगे बच्चों अधिकार अंतरण की विशेषताएं। सबसे पहले है भार अर्पण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्राप्त अधिकार ही सौंपे जाते हैं। भार अर्पण में अधिकार द्वारा अधिकार सौंप देने से दायित्व मुक्त नहीं होता। जी हाँ बच्चों, अगर कोई प्रबंधक अपने अधीनस्थ को अधिकार सौंप देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रबंधक का कोई दायित्व नहीं है, बल्कि उसका भी दायित्व पूरा उतना ही रहता है जितना पहले था। भार अर्पण सदैव ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है, यानी कि हमेशा उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को ही भार अर्पण कर सकता है। अधीनस्थ कर्मचारी मूल अधिकारी के निर्देश अनुसार उसके नेतृत्व में ही कार्य करता है। तो ये थे बच्चों अधिकार अंतरण की विशेषताएं। अब हम जानेंगे अधिकार अंतरण के तत्व। बच्चों अधिकार अंतरण के 3 तत्व होते हैं। पहला होता है अधिकार, दूसरा होता है उत्तरदायित्व और तीसरा होता है जवाबदेही अथवा उत्तरदेयता। बच्चों हम लोग जानते हैं अधिकार क्या होता है। अधिकार वह होता है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करता है। औपचारिक संगठन के अंतर्गत एक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिकार का प्रवाह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही होता है। अब जानेंगे उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का आश्रय किसी कर्मचारी को सौंपे गए कार्य से है जिसे पूरा करना अधीनस्थ की जिम्मेदारी होती है। अर्थात एक अधीनस्थ कर्मचारी को दिए गए कार्यों को ठीक ढंग से पूर्ण करना उसका आवश्यक उत्तरदायित्व होता है। ये था बच्चों उत्तरदायित्व। अब हम जानेंगे जवाबदेही। अधिकारी अधिकारों के अंतरण के साथ साथ उत्तरदायित्वों का अंतरण भी करता है। अधीनस्थ को अधिकार एवं उत्तरदायित्व हस्तांतरित होने के पश्चात कार्य निष्पादन के संबंध में उसे अधिकारी को जवाब देने का कार्य किया जाता है। इसे ही जवाबदेही या उत्तरदेयता कहा जाता है। तो ये थे बच्चों अधिकार अंतरण के तत्व। अब हम जानेंगे अधिकार एवं उत्तरदायित्व में अंतर। सबसे पहला आशय, अधिकार निर्णय लेने की उस शक्ति से है जिससे अधीनस्थों को नियंत्रित किया जाता है। उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को सौंपा जाने वाला कार्य होता है। प्रवाह, अधिकार का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, जबकि उत्तरदायित्व का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। उत्पत्ति, अधिकारों की उत्पत्ति औपचारिक संगठन के द्वारा होती है। उत्तरदायित्व की उत्पत्ति अधिकारी एवं कर्मचारियों के बीच संबंधों से होती है। प्रकृति, अधिकार शक्ति के रूप में होता है, दायित्व कर्तव्य के रूप में होता है। निरंतरता, अधिकार प्राय दीर्घ अवधि प्राप्त होता है, जबकि उत्तरदायित्व तब तक रहता है जब तक कि सौंपा गया कार्य पूर्ण न हो जाता है। तो ये थे अधिकार और उत्तरदायित्व में अंतर। अब हम जानेंगे बच्चों अधिकार अंतरण का महत्व। अधिकार अंतरण क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है प्रशासनिक कार्यभार में कमी। जी हाँ बच्चों, अधिकार अंतरण से व्यवसाय के अधिकारियों के कार्यभार में कमी आ जाती है तथा इससे उनकी क्षमता का विस्तार होता है। दूसरा है प्रभावी प्रबंध। एक श्रेष्ठ प्रबंधक वही होता है बच्चों जो उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल हो जाता है।
प्रबंधक अपने ऊर्जावान अधीनस्थों की कार्यकुशलता का भरपूर प्रयोग करते हैं। इससे वे सरलता से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। तीसरा है अधीनस्थों का विकास। अधिकार अंतरण द्वारा कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, जिससे वे अपने निर्णयों एवं अनुभवों द्वारा पूरा करने का प्रयास करते हैं। चौथा, व्यवसाय का विकास। अधिकार अंतरण से प्रशासनिक कार्यक्षमता का विकास होता है। इससे व्यवसाय में उपलब्ध साधनों का बेहतर उपयोग होता है। उचित समन्वय। अधिकार अंतरण उत्तरदायित्व अधिकार उत्तरदेयता में क्रमिक संबंध को स्थापित करता है। इससे कर्मचारियों के मध्य स्पष्ट अधिकार एवं उत्तरदायित्व की व्याख्या हो जाती है। तो ये थे बच्चों अधिकार अंतरण का महत्व। अब हम बात करेंगे बच्चों विकेंद्रीकरण से आशय। विकेंद्रीकरण क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। विकेंद्रीकरण अधिकार अंतरण का ही एक विकसित रूप है। इसमें उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को स्थायी एवं अधिक मात्रा में अधिकारों का अंतरण कर दिया जाता है। सरल शब्दों में हम जानेंगे बच्चों, जब निर्णय लेने के अधिकार नियमित रूप से उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा निम्न स्तर के प्रबंधक को सौंपे जाते हैं, तब इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी बिजनेस में जब प्रबंधक के पास बहुत सारे कार्य होते हैं, तो वो जब अपने अधिकारों को अपने निम्न अधिकारों को अपने नीचे वाले अधिकारियों को या अपने से कम कर्मचारियों को अपने अधिकार सौंपता है, तो उसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। अब हम जानेंगे बच्चों विकेंद्रीकरण का महत्व या लाभ। सबसे पहला है उच्च स्तरीय कार्यभार में कमी। जी हाँ बच्चों, विकेंद्रीकरण द्वारा उच्च प्रबंधक सामान्य कार्यों को अपने अधीनस्थों को सौंपकर अपना ध्यान महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित कर लेते हैं। इससे उन पर अनावश्यक कार्यभार की कमी आ जाती है। दूसरा है शीघ्र निर्णय। विकेंद्रीकरण से अधिकारों का स्थायी एवं नियमित अंतरण हो जाता है। इससे अधीनस्थों को शीघ्र निर्णय लेने में स्वतंत्रता रहती है। अधीनस्थों का विकास। विकेंद्रीकरण द्वारा अधीनस्थों के निर्णय लेने संबंधित अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इससे उनके निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। उचित नियंत्रण। विकेंद्रीकरण से कार्यों का बंटवारा हो जाता है। कार्य कई स्तरों पर निष्पादित किए जाते हैं। इससे उत्तरदेयता का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। पहल क्षमता का विकास। अधिकारों से उत्तरदायित्व का बोध होता है, इसलिए अधीनस्थ सोच समझकर निर्णय लेते हैं, क्योंकि उन्हें जवाबदेही का सामना करना पड़ता है। अतः इससे उनमें पहल क्षमता का विकास हो जाता है। तो ये थे बच्चों विकेंद्रीकरण के महत्व या लाभ। अब हम जानेंगे अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण में अंतर। सबसे पहले प्रकृति। अधिकार अंतरण कार्य विभाजन के फलस्वरूप की जाने वाली प्रक्रिया है और विकेंद्रीकरण उच्च प्रबंधक द्वारा बनाई गई नीति का परिणाम है। उद्देश्य। अधिकार अंतरण का उद्देश्य अधिकारियों के कार्यभार को कम करना है। विकेंद्रीकरण का उद्देश्य संगठन के अधिकारों का विस्तार है। अनिवार्यता। अधिकार अंतरण सभी उपक्रमों में अनिवार्य होता है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल सकता, और विकेंद्रीकरण लागू करना अनिवार्य नहीं है। निर्भरता। अधिकार अंतरण के लिए विकेंद्रीकरण जरूरी नहीं है, जबकि विकेंद्रीकरण के लिए अधिकार अंतरण आवश्यक है। नियंत्रण। भारारोपण के पश्चात भी उच्च अधिकारी का नियंत्रण आवश्यक है और विकेंद्रीकरण के पश्चात उच्च अधिकारी का नियंत्रण आवश्यक नहीं है। तो ये थे बच्चों अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर। आज की यूनिट में बस इतना ही। यहाँ पर हमारी यूनिट 5 समाप्त होती है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।